मिशन 400 पार, ओडिशा बंगाल लगाएगा बेड़ा पार। आखिरी चरण है, आरक्षण पर रण है। आप लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। लोकसभा चुनाव का अब आखिरी चरण बाकी है, 1 तारीख को वोटिंग होगी। चुनाव में 400 पार के टारगेट को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य अहम है इस लिहाज से। पीएम मोदी ने इन दोनों राज्यों में जबरदस्त मेहनत की। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इन दोनों राज्यों में शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी लगातार मजबूत हुई और कांग्रेस और लेफ्ट जमीन पर कमजोर हुए। ओडिशा में बीजेपी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के साथ सरकार बनाने तक का दावा कर रही है। खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि वो नवीन पटनायक के गढ़ में सेंध लगाएंगे और 10 जून को ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सीएम बनेगा बीजेपी का। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ में गैस पैनल रहने वाला, जिनके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी का ओडिशा पश्चिम बंगाल पर फोकस क्यों है, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, बीजेपी को ओडिशा और बंगाल से उम्मीद है। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों में जबरदस्त मेहनत की है, कई जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, लगातार पीएम मोदी के दौरे रहे। आज भी दोनों राज्यों में पीएम मोदी की जनसभाएं हैं। पश्चिम बंगाल में कल भी थी, पश्चिम बंगाल में आज भी है। ओडिशा में आज पीएम मोदी पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की जो है कई जनसभाएं रही हैं। ओडिशा में बीजेपी को सीटों की संख्या दोगुनी करने की उम्मीद है। इस बार बीजेपी को लगता है कि पिछली बार का आंकड़ा डबल होगा। लगभग 17 से ज्यादा सीटें की अपेक्षा इस वक्त बीजेपी को है। आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं बगैर देरी किए। प्रमोद स्वामी नेता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त हैं। अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ में इस वक्त है। आलोक पांडे जल्दी हमारे साथ में होंगे। सभी का एक बार स्वागत है। और देखिए, आलोक पांडे हैं क्या टीम हमारे साथ में? ठीक है, आलोक पांडे जी का रुख करते हुए। आलोक पांडे जी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि पीएम मोदी लगातार चुनावी दौरे करते हैं और हर चरण में लगभग 3 से 4 बार पीएम मोदी पहुंचे। पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में अब पहुंच रहे हैं। क्या वजह है, इतना जोर यहां पर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है आज की डेट में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा इसलिए क्योंकि नवीन पटनायक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वहां विधानसभा चुनाव भी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि उड़ीसा में उसकी सरकार बन सकती है, राज्य की विधानसभाओं में भी। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, इन राज्यों पर लगभग अपने पीक पर है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर एक एक दो सीटों का कहीं नुकसान भी होता अगर, तो भी हम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से उसको बड़ी मात्रा में कवर कर लेंगे। और जो 303 के ऊपर की स्थिति है, 330, 340, 350, मैं मानता हूं कि 350 के आसपास भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। तो वो जो 370 या 400 पार के लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल और उड़ीसा इस समय सबसे फर्टाइल लैंड है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास से ये बात कही है कि बंगाल जो है बहुत चौंकाने वाला परिणाम देगा। आप बंगाल की वोटिंग परसेंटाइल आप देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो इसमें बड़े राज्यों में वोटिंग परसेंटाइल है वो बंगाल की है। तो बीजेपी को पसंद करने वाला वोटर भी निकल रहा है और बीजेपी ना आ जाए वो वोटर भी निकल रहा है। तो बंगाल, मुझे लगता है कि बंगाल वाकई चौंकाएगा। और मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी बंगाल में कम से कम 25 से 30 सीटें जीतेगी। अब प्राइम मिनिस्टर की इस कॉन्फिडेंस के बाद ये देखा जाएगा कि ये इससे ज्यादा बढ़ेगा या कम। लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। पिछले 2-3 महीने से बात मैं कह भी रहा हूं, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा। अजय वर्मा नेता कांग्रेस भी हमारे साथ में। अजय वर्मा जी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा फर्टाइल जमीन इस वक्त है बीजेपी के लिए, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अजय जी हैं हमारे साथ, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आलोक जी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है इस बार, पिछले जो आंकड़े रहे हैं उसके मुकाबले वोटिंग कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग टूट कर वोट कर रहे हैं। इस पर आपका क्या आकलन है? ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, ये बदलाव के लिए है या किस लिए आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, जो बम्पर वोटिंग होती है भारत का अभी तक ट्रेंड है, मतलब एक सामान्य ट्रेंड। ये माना जाता है कि सरकार के बदलाव के लिए, लेकिन ये सरकार राज्य सरकार के अगेंस्ट के लिए है या केंद्र सरकार के समर्थन में है। तो मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी के लिए मेरा अपना जो आकलन है, वेस्ट बंगाल खतरे की घंटी होगी। और ममता बनर्जी को जो अभी 4 जून के बाद जो एक साइकोलॉजिकल एज है कि विधानसभा में वो नंबर 1 की नेता है, सरकार में है,
लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद वेस्ट बंगाल में मेरा जो अनुमान है, और 4 जून को जब अगर आप बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, तो मैं फिर कहूंगा, मेरी बात सही साबित होगी, मैं आऊंगा और कहूंगा कि 4 जून को देखिएगा आप, ममता बनर्जी के पास जो साइकोलॉजिकल एज है सबसे बड़ी पार्टी होने का, मुझे लगता है कि 4 जून को वो खोती हुई होगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरनी चाहिए। जिस तरह का मैं वोटिंग ट्रेंड देख रहा हूं और जिस तरह की ममता बनर्जी के अंदर बदलाव देख रहा हूं, प्रभु राम की यात्रा निकाल रहे हैं, छुट्टी उन्होंने 13 साल बाद की रामनवमी की, तो ये जो ममता बनर्जी का ये जो डर है वो दिखा रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन बंगाल से मुझे लगता है खिसक चुकी। 40.6% था पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर 19 के इलेक्शन में, और लगभग 3% या 3.25% जो है इजाफा रहा, मतलब ऑलमोस्ट 43.3 ये वोट परसेंटेज रहा था, वोट शेयर रहा था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का। अजय वर्मा जी, अब सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी ने जो एकलो चलो रेखा जो अपना नमस्ते जो नारा दिया, या जो आप लोगों का साथ छोड़कर अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया, ऐसे तो नहीं कि ममता बनर्जी अपने ही घर में घिर गई? अगर आप लोग साथ होते तो और बेहतर नतीजे आ सकते थे। अब देखिए 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव, ये राज्य का चुनाव, ये देश दशा और दिशा बदलने का, परिवर्तन का चुनाव है। और जो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से जो आंकड़े और डिटेल्स इंडिया गठबंधन के अलायंस को और इंडिया गठबंधन को मिल रही है, तो देश की सरकार ने जो एक नारा दिया है, खोखला नारा, केवल अपने मित्र मीडिया के थ्रू और अपने मीडिया सेल और अपने चिंटू पिंटू और अपने योग्य प्रवक्ताओं द्वारा, कि अब की बार 400 पार। अपने 10 साल में कोई काम करे होते तो लोगों को 500 पार भी समझ में आता। अब अपने मुंह मियां मिट्टू मैं बन जाऊं। प्रधानमंत्री जी का भाषा का स्तर आप देख ही रहे हैं किस लेवल तक नीचे जा चुका, तो इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। ये इस बार ये नारा अब की बार 400 हार है, और जब 400 हार है तो साउथ में ये 131 सीटों पे साफ है। नॉर्थ में वैसे आपके हर जगह, महाराष्ट्र में ये डाउन है, बिहार में ये डाउन है, छत्तीसगढ़ में डाउन है, कर्नाटक और तेलंगाना तो पूरे ही डाउन है। क्योंकि कर्नाटक में जो इनका दत्तक पुत्र है प्रधानमंत्री जी का, वो प्रज्वल रेवन्ना, मास रेपिस्ट, घोर बलात्कारी, जब उसके लिए कहते हैं कि मित्रों मोदी के हाथ मजबूत कीजिए, बलात्कारी एमपी को जिताइए, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये बेटी बचाने वाला नहीं है, बलात्कारी बचाने वाली पार्टी है, तो इसलिए इनको 0 कर दीजिए। अच्छा, गुजरात में इनके मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ठाकुरों का अपमान करा, कहा कि ये अंग्रेजों को, ये ठाकुर जो थे रजवाड़े वाले, वो बयान सबने सुना किस तरह से करा, तो पूरे ठाकुर नाराज, और गुजरात की 11 सीटें खतरे में चली गई और वो चली जाएंगी। अब आप हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा की जो बेटियां पहलवान थी, जो पोडियम पे गोल्ड मेडल लाई थी 196 कंट्रियों में, उनको किस तरह से बेइज्जत करके, अरे इनका भाजपा का नामित एमपी, नामधारी एमपी, क्योंकि ये नामधारी लोग हैं देश के, इनका एक एमपी मॉलेस्टेशन करके, बलात्कार करके, और किस तरह से उसी के बेटे को टिकट दे दिया हरियाणा साहब। पंजाब के किसान जो थे वो 750 से ज्यादा मारे गए, तो यहाँ 0 हो गए पंजाब। तो आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में नाराजगी है, लेकिन मेरा जो सवाल था वो उसका जवाब अब तक रह गया। प्रमोद जी आपकी इन बातों का जवाब देंगे। मैं जल्दी से एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे, जो मैंने पूछा आपसे, कि ममता बनर्जी को नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों का साथ छोड़कर? 10 सेकंड में फाइनल कर दूं। देखिए, अब ये इस बार इनका नारा है 400 हार और 143 सीटें आ रही हैं। 4 तारीख को हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, और जो ममता बनर्जी ने किया है वो एक रणनीति के तहत कार्यक्रम है, लड़ाई है, वो गठबंधन में है। 1 तारीख को हमारे गठबंधन के नेताओं की बैठक है, हम तय करेंगे कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और कैसे क्या चलेगा और कैसे देश की रणनीति। प्रमोद जी जवाब दीजिएगा। हाँ, देखिए, अजय भाई ने बहुत सी बातें कही, अब इनकी तो हमको नीति भी समझ में नहीं आती है। दिल्ली में आपके साथ गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में भी क्या हाल है इनका पता नहीं। तो खैर ये इनका अपना मामला है, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो विपक्ष सत्तारूढ़ होने का दावा करता है, उस विपक्ष की नीति क्या है, नीयत क्या है और उसका नेतृत्व क्या है। तो न तो आज तक इन्होंने कोई रोड मैप देश की जनता के सामने रखा, न कोई नेतृत्व रखा। अब ये कह रहे हैं कि इनकी 400 नहीं आएगी, और इनके ही जो एक मित्र है योगेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि नहीं 400 नहीं आएगी, लेकिन 268 सीटें आएंगी। तो 273 में बहुमत है। तो इनके ही जो नेतागण है वो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने के लिए जा रही है। अब देश की जो जनता है वो जो मोदी जी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख कर करके, उनका परफॉर्मेंस देख कर करके देश की जनता अपना निर्णय करेगी। जो काम 70 साल में नहीं हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो काम 10 साल में हुई।
जैसे कि आर्टिकल 370 का हटना, भव्य राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक के ऊपर में कानून लेकर के आए और मुस्लिम बहनों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। एक समय में शौचालय नहीं थे, आज शौचालय बनाए गए। आज हर घर में बिजली पहुंचाई गई, पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। तो जो डेवलपमेंट चुनाव का प्रचार काम में हुआ तो है, ये बातें कम नजर आती है प्रमोद जी। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल ओडिशा पर इतना जोर क्यों? ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत में जो बाकी अन्य राज्य हैं वहां पर इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जोर दिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो अपनी पूरी ताकत झोंकती है, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक करके चुनाव लड़ रही है। अब आसाम में 14 सीटों पे चुनाव हुए, राहुल गांधी आसाम में कैंपेनिंग करने तक नहीं आए, तो ये तो इनका सीरियसनेस है। तो इसके ऊपर में हमें खैर कुछ नहीं कहना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है, और हमारे जो नेतागण हैं बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत कर कर करके चुनाव लड़ते हैं। तो आज हमें उड़ीसा और बंगाल में अच्छे परिणाम आने की संभावना है, इसलिए हम वहां ज्यादा जोर दे रहे हैं। और आप देखिएगा चुनाव मतलब आप मानते हैं कि आपके लिए फर्टाइल जमीन है, पॉलिटिकल लिहाज से आपके लिए फर्टाइल जमीन है और इसलिए वहां पर ज्यादा ताकत लगाई। जल्दी से अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं फटाफट से? पूजा जी, उड़ीसा बंगाल का और रह गया था वो भी बता दो, इनकी गलत फहमी दूर कर दो। प्रमोद जी अच्छे आदमी है लेकिन ये गलत जगह है, 4 तारीख के बाद हमारे यहाँ आ जाएंगे। देखिए, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और करोड़ों करोड़ों फॉलोअर संसार में, मैं भी उनका, पूजा जी आप भी हैं। एक इनका है, वो है नेता है जिसके दिमाग में है गोबर भरा हुआ, उसका नाम है संबित पात्रा। उसने पता है क्या कहा? भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, करोड़ों लोगों के आहत करा, और ना नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी और नौटंकी करके चुनाव जीतने के लिए वो बैठ गया कि मैं 3 दिन उपवास पे बैठूंगा। पहले तो वो भगवान को भक्त बताता है। अच्छा, उसकी पुष्टि नरेंद्र मोदी जी, हम तो इन्हें प्रधानमंत्री जी को बड़ा सम्मान देते हैं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन निम्न स्तरीय इन्होंने कहा, इन्हें अपनी मदर पे भी विश्वास नहीं। इन्होंने कहा मैं शायद बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे ईश्वर ने अपना दूत, अपना अवतार बना के भेजा है। तो अजय जी 4 तारीख के नतीजों के बाद तो जुड़ेंगे ना हमारे साथ? पूजा जी सुन तो लीजिए, यहाँ जुड़ेंगे। तो ये ईश्वर के अवतार बन के आगे, तो अहंकार और घमंड ना रावण का रहा, ना दुर्योधन का रहा, ना कंस का रहा। तो उड़ीसा में 0 कर दिया इनको। अब बंगाल में आ जाइए, बंगाल में मानुस की लड़ाई है। ये लोग जो एक महिला नेता, एक महिला मुख्यमंत्री को बदनाम करके उसकी अस्मत से खिलवाड़ करना चाहते हैं। टीएमसी ममता बनर्जी के साथ है ना, कांग्रेस ममता बनर्जी के पीछे खड़ी है ना सपोर्ट सिस्टम बन के। सुन तो लीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से पहले दीदी करके बेइज्जत करा था तो जनता ने चपाड़ा मारा था। अब इनकी 0 सीटें से आ रही है बंगाल में भी, तो ये बढ़ेंगी कहां? बढ़ेंगे केवल अपने मन में। इनके आईटी सेल झूठ वाले और अपने झूठे पायरेटेड सीडी और वीडियो करके बढ़े हुए हैं। इन्होंने अगर कुछ काम करा होता 10 साल में तो बताते जनता को कि एम्स बनाए, 2 करोड़ नौकरी दी, 15 लाख दिए, बेरोजगारी हटाई, अपने मित्रों को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला संसार का करा। जवाब प्रमोद जी हम यहाँ उठाना पड़ेगा। और ये लोग देखिए, इन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए। एक, इन्होंने संबित जी की बात का जिक्र किया। संबित पात्रा जी ने स्वयं कहा कि उनकी जुबान फिसल गई और उनसे जो भूल हुई है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और उपवास भी रखा। इस तरह के राजनीतिक मंतव्य बहुत से लोग देते हैं। एक समय में आसाम के ही नेता थे देवकांत बरुआ साहब, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने भी एक समय कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो इस बातों को ज्यादा तुल नहीं देख करके जनता ये देख रही है कि किसने परफॉर्मेंस किया और कौन नेतृत्व कर रहा है, किसकी नीयत क्या है और किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके आधार पर जनता अपना फैसला देगी और 4 तारीख को ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन आज हम जो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें कम से कम एक ऐसे वातावरण में चुनाव लड़ना चाहिए जहां विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए और जो सत्तारूढ़ दल है वो भी अपनी नीतियों को लेकर के, अपने कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है। और निर्णय जो है वो जनता जनार्दन करेगी। जनता जनार्दन इस बात का निर्णय करेगी कि सत्ता किसको सौंपेगी। तो ये मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहूंगा। 4 तारीख को ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अजय जी की इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि आपका नेतृत्व कौन करेगा। आपके लोग ये बोलते हैं कि हम हर साल एक प्रधानमंत्री बदली करेंगे। तो क्या हर साल देश का प्रधानमंत्री बदली करके देश मुझे आरोप पांडे के पास जाना, बहुत इंतजार कर रहे हैं। विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है?
आप एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपके इंडिया अलायंस के नेता पानी पी पी के सनातन को कोसते हैं और सनातन की तुलना डेंगू से, मच्छर से, कोरोना से करते हैं। आपके नेता खड़गे जी कहते हैं कि अगर मोदी आएगा मतलब आप तो ये सनातन मानते हैं कि आज भी राजनीति सनातन के सहारे चल रही है? इसका ये मतलब निकाला जाए कि विकास के साथ साथ सनातन पर विषय ज्यादा हो गया चर्चा का। भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करना राजनीति की बात करना नहीं है। हम भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात नहीं, लेकिन सभ्यता संस्कृति के नाम पर लोगों को ये भी तो एक मैसेज दिया जा रहा है ना कि ये आएंगे तो सभ्यता संस्कृति लुट जाएगी। बात करेंगे क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। जल्दी से सर अजय जी फटाफट से, मुझे फिर आलोक जी के पास जाना है। ओबीसी और एससी का इस देश का संविधान ही खत्म करने के लिए आना चाहते हैं और ओबीसी एससी को बेइज्जत कर रहे हैं। अभी हमारे डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से अपना चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे तो जिले इलाही को ये बर्दाश्त नहीं था। इन्होंने कहा कि बिहार का शहजादा जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है इसको उतरते ही जेल की हवा कराऊंगा। भैया तुम ही जेल हो गए, तुम ही जेलर हो गए, तुम ही सुपरिटेंडेंट हो गए हैं। इसका मतलब साफ साबित हो गया ना कि ईडी सीबीआई से आप क्या करते हैं, कौन जेल जाएगा। तो इन्हें ओबीसी का आगे बढ़ना नापसंद है। ये आरक्षण खत्म करने वाली सरकार है। और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री भारत सरकार के, पंजाब में 4 MP जिता दो भाइयों बहनों मित्रों, हम पंजाब की सरकार गिरा देंगे। मतलब चुनी हुई सरकार गिराने के आप ठेकेदार बन गए। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेजते हैं। आप क्या देश भर के तेजस्वी तो पूर्व डिप्टी सीएम हो गया। सुन लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का नाम पोर्टल पे ईडी पे क्या था, 10,000 करोड़ का जो शारदा घोटाला था, वो भाजपा में आकर स्वच्छ बिल्कुल ईमानदार हो गए, गायब नाम हो गया। हेमंत विश्व शर्मा का नाम 15,000 पानी घोटाले में था ईडी की पोर्टल पर, वो जब बीजेपी में आ गए तो नाम साफ हो गया और शुद्ध हो गए बिल्कुल। आदर्श सोसाइटी में चबरान साहब का नाम था ईडी पोर्टल पर। अजय जी सुन लीजिए, जब आप लोगों को, जब हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो आपको चोर कहा करते थे, आप जिनको चोर कहा करते थे, अगर आज आप साथ में आएंगे तो जनता को तो सवाल पूछना पड़ेगा ना आप लोगों से कि अब आप सब साथ साथ कैसे हो गए, भाई भाई कैसे हो गए। मैडम देश के वित्त मंत्री हैं परकला प्रभाकर, उनके पति हैं श्रीमती पूजा जी, वित्त मंत्री है परकला प्रभाकर के। परकला प्रभाकर जो है अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो घोटाला, भ्रष्ट घोटाला है, संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला है। मोदी सरकार को खर्चा भुगतना पड़ेगा। जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा। दिल्ली कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया है, निर्मला सीतारमण को चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उसने कहा कि आपको टिकट मुस्लिम संप्रदाय को और उसने कहा कि आप कह दो मेरे पास पैसे नहीं है कि ओबीसी कोटे का आरक्षण मुस्लिम संप्रदाय को दे दिया गया है। इस पर ये नहीं गलत है, बोलते। इनका सवाल ये है कि आप ओबीसी की बात करते हैं और ओबीसी के हकों पर आप खुद डाका डालते हैं। आप खुद ओबीसी के हक में अल्पसंख्यकों को गुजार रहे हैं। उस पर भी जरा इनको जवाब दीजिएगा। जल्दी से भी मुझे आलोक जी के पास जाना है। नकली सनातनी है, नकली हिंदू है, चारों जो सवाल इनका उस पर जवाब दीजिए ना अजय जी। एक इनके डिप्टी सीएम कहते हैं ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के हकों की बात करते हैं, तो फिर ओबीसी के हक में अल्पसंख्यकों के हकों को कैसे जोड़ रहे हैं आप? अल्पसंख्यकों का जो हक है वो कैसे जोड़ रहे हैं उसमें? धर्म के नाम की राजनीति देश के तमाशा राजा करते हैं, धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं। हम लोग तो मुद्दों की लड़ाई संविधान के अनुसार करते हैं कि देश के संविधान को खत्म करने के लिए आना चाहते हैं, क्या आरक्षण को खत्म करना आना चाहते हैं ओबीसी के को। ये देश में नौकरी को खत्म करना चाह रहे हैं, आर्मी की नौकरी खत्म कर दी। एक एक करके बात कीजिए सर, एक एक करके बात कीजिए, खिचड़ी पक जाएगी समझ में नहीं आएगा। मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। आलोक पांडे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर एक सेकंड रुकिएगा। आलोक पांडे जी, महंगाई पे कुछ जिन विषयों का जिक्र, मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट। जल्दी से सर, आलोक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। मैं सिर्फ 1 मिनट, ये महिला सुरक्षा पर बोलेंगे, वो पहलवान बेटियां कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करती है। ममता बनर्जी कहती है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं मानूंगी। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। टिप्पणी है, जब ये चुप हो जाए तो जब तो बोल। ठीक है, जल्दी से सर जवाब दीजिएगा। देखिए, मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक राजकोट आप कब कैंसिल करेंगे? जो पूरी देश की 70 करोड़ महिला मांगती है, वो कब अरेस्ट आएगा? कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर तो कुछ बोलिए भैया, वो कब अरेस्ट होके आएगा? वो मास रेपिस्ट बलात्कारी पिताओं पार्टी
तुष्टिकरण की नीति के नहीं, बट प्रज्वल रेवन्ना पर तो सवाल पूछा जाएगा ना प्रमोद स्वामी जी, बस ये कह देना उनसे दूरी बना लेना, उससे तो बात नहीं बनेगी ना। पर फिर ये कहते हैं जी सरकार तो आपके कैसे भाग गया, फिर अजय जी फिर ये सवाल भी तो जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भाग कैसे गया, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, फिर ऐसा शख्स कैसे भाग गया आपकी पकड़ से। मेरी बात समझिए, संदेश खाली में मैं कह रहा हूँ कोई भी मैटर कहीं हो बुरा होता, संदेश खाली के लिए तो ईडी, सीबीआई, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, चिंटू पिंटू प्रवक्ता, नेता वहाँ सब की बोले सरकार का फेलियर था कि नहीं? संदेश खाली में जो हुआ उसकी वहाँ की सरकार प्रशासनिक घेरे में आएगा कि नहीं, प्रशासनिक अमला घेरे में आएगा कि नहीं? वहाँ के लिए तो देश की सरकार जिम्मेदार है और कर्नाटक के लिए स्टेट जिम्मेदार है। प्रदेश की, मैंने प्रदेश की सरकार का जिक्र किया, मैं प्रदेश की सरकार का जिक्र कर रही हूँ कि किसी भी राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर उनके पास है तो उसके लिए जिम्मेदार तो वहाँ की सरकार की होगी ना। सर में आती है आलोक जी, बहुत ऐसे इंतजार करें। आलोक जी, सरकार कैंसिल करती है, ठीक है कैंसिल। आलोक जी, ये संदेश खाली जैसे विषय जिनको बीजेपी जमकर भुनाती नजर आ रही है, इसका कितना असर आप मानकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में? और नवीन पटनायक का, एक सेकंड, नवीन पटनायक का वीडियो आना, उनके हाथ कांप रहे हैं या फिर उनकी उम्र, ये दोनों फैक्टर क्या बीजेपी के फेवर में काम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि नवीन पटनायक का स्वास्थ्य गड़बड़ है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका लंबे समय से इंतजार किया। नवीन पटनायक के साथ उनके संबंध अच्छे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वेट किया कि जब नवीन पटनायक की उम्र हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई और इसमें एक सवाल और भी है आलोक जी, तो एक सवाल और ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। फिर नीतीश कुमार जब तक गठबंधन में थे इधर तेजस्वी यादव के साथ में, तब बीजेपी के नेता लगातार हमला बोल रहे थे कि उनकी मानसिक हालत खराब है और नेता उनको कुछ ऐसी दवाई दे रहे हैं। अब क्या एनडीए का साथ पाते ही नीतीश के स्वास्थ्य में भी बदलाव हो गया? क्या वो ठीक है? मतलब अगर आप इस तरफ ये कहते हैं कि उनकी उम्र हो गई है या उनका स्वास्थ्य दिक्कत कर रहा है, तो ये चीज बिहार में भी तो एप्लीकेबल होती है। नहीं, एक्चुअली जो उड़ीसा की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उड़ीसा में मजबूत मोदी जी पे लागू नहीं तरह से उसने मजबूत किया था। अमित शाह को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। अजय जी, अब उनको बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए एक बार। आलोक पांडे जी, सुमित्रा महाजन पे लागू होगी। अजय जी एक बार बोलिए आलोक पांडे जी। मेरा मानना है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में लड़ाई है, कांग्रेस तो वहां है नहीं ना। तो अगर बीजेडी कमजोर होती है, बीजेडी का भगवान हो गए जो आपका मानना है हर चीज में, पांडे जी। अरे तो भैया आप अपने समय बोलिएगा ना, अभी क्या बोल रहे हो आप भी बायोलॉजिकल हो गए मोदी जी की तरह के, मैं भी बायोलॉजिकल नहीं हूँ, देवता आप लोग तो टीवी में भी नहीं मानते क्या? पहले ये बताइए, भगवान हो गए क्या? पर अजय जी ये तो एक वैलिड क्वेश्चन है, बंगाल की बात हो, ओडिशा की बात हो, वहां पर कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस कितना फाइट कर रही है वहां पर? हमने बता दिया कि हमारा गठबंधन है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का विकास नहीं चाहते। भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये तो फिर बात कांग्रेस के ऊपर भी हो जाएगी कि भानुमति का कुनबा जोड़ा। पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है, बीजेपी में अधिनायक बात है, आदमी बड़ा है, व्यक्ति बड़ा है। राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का कद अगर इस पूरे गठबंधन में सबसे छोटा हो गया, सब आपके सामने टर्म्स कंडीशन है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है? मोदी 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 मोदी, आरएसएस के प्रमुख नाराज हो गए, आरएसएस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का शुक्रिया। देखिए बहुत ज्यादा वक्त अब है नहीं, मतदान की प्रक्रिया 1 तारीख को संपन्न हो जाएगी, 4 तारीख को नतीजे होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता ने किस पर एतबार किया है, किसको दिया है बहुमत का आंकड़ा, ये सभी प्रवक्ता उस दिन भी साथ में होंगे, जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे होंगे और जवाब देना पड़ेगा में उस दिन भी फिर ये कटघरे में होंगे और जवाब इनको तब भी देना पड़ेगा।